friends, this is चारू जैन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पाठशाला. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चाहे कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे DSSS हो, चाहे CTET, चाहे रीट, UPTET, कुछ भी हो, आपका NCF जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है. ओके तो पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या था हमारा NCF. अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे एक ही बारी में तो आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से CTET में 4-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं और DSSS की बात करूँ तो 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बाकी हिंदी वाले टेंशन मत लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा ज़रूर, और चैनल पे अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा. साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा. अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. आगे ये मेरे सोशल हैंडल्स हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा charu.jain0208. यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो सारी डिटेल्स के लिए. हमारा फेसबुक पेज है DPSC लर्नर्स एंड टेलीग्राम चैनल है मेरा DPSC लर्नर्स. तो आप चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं. ये लर्नर्स पाठशाला मेरा सेकंड चैनल है. फर्स्ट चैनल मेरा DPSC लर्नर्स है. आप सबको पता ही है, जिसको नहीं पता है तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, जो मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर किया था पार्ट बी यानी DSSS पार्ट बी का, उसमें मैंने आपको एक यूनिट 5 बताई थी, पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. उसका एक टॉपिक है आपका NCF, तो वो मैं आपको आज करा रही हूँ. स्टार्ट करेंगे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005. ये क्या है क्या नहीं, पूरा इसको अच्छे से समझेंगे. ये क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखो कि जो टीचर और बच्चे दोनों को लाइफ से जोड़ता है, यानी हमारी जो एक्चुअल लाइफ में चल रहा है उस चीज़ से जोड़ता है. ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है, यानी ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कंड्यूसिव लर्निंग, बच्चा करके सीखे, हर चीज़ बच्चा कंस्ट्रक्ट करके सीखे, ये उस अप्रोच पे बेस्ड है. और इसमें NCF में कहा जाता है टीचर का काम यहाँ पे फैसिलिटेटर है. टीचर जो है बच्चों को चीज़ें फैसिलिटेट करेगी, उसको नॉलेज का ज्ञान देगी, फैसिलिटेट करेगी ताकि बच्चा वो करके सीख पाए. अब NCF 2005 चौथा NCF माना जाता है. 4 NCF आए, एक 1975 में, एक 1998 में, एक 2000 में और एक 2005 में. तो अब तक जो है NCERT के द्वारा आए थे और अब तक हम जो है NCF 2005 ही चला रहे हैं. हालांकि चेंजेस आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, तो हम 2005 वाला ही चला रहे हैं. ये हिंदी में है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका. ये शिक्षक और बच्चे को जीवन से जोड़ता है. ये मतलब इसके अकॉर्डिंग शिक्षक एक सुविधा है, राइट. चलिए, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे. इसके 5 मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं NCF के. अगर आपने ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ लिए, आपका पूरा टॉपिक ही इसमें कवर है. ये याद रखो, एक तरह से ये नटशेल है. आपका बोलते हैं ना कि सिर्फ एक रिवीजन करा लो नटशेल में, तो ये नटशेल है NCF के 5 प्रिंसिपल. पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. हमें क्या करना है, बच्चों को सिर्फ बुक्स से यानी किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें बच्चे को कुछ स्कूल से बाहर भी सिखाना है. मतलब उसको कनेक्ट करवाना है कि हाँ ये चीज़ होती है, कुछ बच्चा कंड्यूसिव लर्निंग कर पाए, राइट. आगे है एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक. हमें करिकुलम ऐसा फ्रेम करना है, ऐसा करिकुलम बनाना है जो टेक्स्ट बुक का ही ना हो, मतलब जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक के बारे में ही बात ना हो. या फिर एक और चीज़ कि आप खाली बच्चे को यही सिखाते ना रह जाओ कि 1+1 2 है, बुक में ऐसे याद कर लो, रट्टे लगा लो. नहीं, बिल्कुल नहीं है. ये रूट लर्निंग को डिस्करेज करता है. तो यहाँ पे हमें करिकुलम ऐसा बनाना है जिसमें बच्चे की मतलब एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चा रटे ना. अब नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री. हमें बच्चे के अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करवानी है, बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डेवलप करनी है, बच्चे की एटीट्यूड, बच्चे का बिलीफ, ये सब बच्चे को एक अच्छा सा एक मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की करानी है. नेक्स्ट, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देन विद क्लासरूम लाइफ. हमें एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल रखने हैं. ऐसा नहीं है कि रिजिड बिल्कुल
कि बच्चे ऐसे ही एग्ज़ाम देगा, या फिर और हमें क्या करना है, क्लासरूम लाइफ से इंटीग्रेट करना है। मतलब जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसमें से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, ऐसा नहीं बाहर से आ रहा है। Ensuring that learning shifts away from rote method, मैंने आपको अभी बताया रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करानी है, हमें बच्चे को करके सिखाना है, बच्चा करके सीखे। तो रोट लर्निंग बिल्कुल यहाँ पे जो है नेग्लेक्ट की गई है, किसके द्वारा, एनसीएफ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत चीज़ें हैं, देखेंगे, बाकी प्रिंसिपल्स अभी दोबारा होंगे। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। आप देखते हैं कुछ फीचर्स, एनसीएफ के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा एनसीएफ ने फोकस किया था लर्निंग विदाउट बर्डन पे, कि हमें बच्चों को बर्डन नहीं देना। आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने में, या हमारा टाइम जब था, हम इतनी भारी भारी बुक्स लेके, भारी भारी बैग लेके जा रहे हैं स्कूल में, और बिल्कुल रिजिड टाइम टेबल है हमारा। स्कूल गए, स्कूल से आए, होमवर्क मिल गया इतना सारा, और ना खेलने का टाइम मिला, ना कूदने का टाइम मिला, ना एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करने का टाइम मिला, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल जो है मना करी थी एनसीएफ ने। इसने कहा था कि पूरा एजुकेशनल सिस्टम में चेंज आएगा, पूरा एजुकेशनल सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग रखना है। यानी पहले टीचर सेंटर्ड होता था, लेकिन टीचर टू चाइल्ड सेंटर्ड को इसने टीचर से चाइल्ड सेंटर्ड पे शिफ्ट कराया। मतलब पहले क्या होता था, सारा रूल टीचर के हाथ में होता था। भाई टीचर डंडा लेके बैठ गया, अब नहीं पढ़ेगा, टीचर डंडे मारेगा, पता नहीं क्या क्या करते थे, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि बच्चे को ध्यान में रख के करना है, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो और दूसरा मेथड ढूंढो, लेकिन बच्चे को ध्यान में रख के ही पढ़ाना है। बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट, सब कुछ बच्चे को देख के करना है, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर है। ओके, यहाँ तक समझ आई बात। आगे बढ़ेंगे, सुविधाएं हैं ये, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से हिंदी वाले। आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर यशपाल, ये जो है एक एजुकेशनिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, और यशपाल कमेटी का जो है ये हेड थे। इन्होंने यशपाल कमेटी में ही आपका आया था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन आपकी यशपाल कमेटी से आई है, और एनसीएफ के हेड भी रहे हमारे प्रोफेसर यशपाल। ओके, तो ज़्यादा इनसे नहीं पूछते क्वेश्चन। स्टिल अगर कोई पूछे कि लर्निंग विदाउट बर्डन किसने दिया था, तो प्रोफेसर यशपाल ने। ओके, चलिए अब देखते हैं एनसीएफ 2005। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आगे स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 की जो क्या था एक्चुअली, तो पूरा समझेंगे। ये 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, और 19 स्टेट्स में इसका इन्फ्लुएंस हुआ, यानी 19 स्टेट ने एनसीएफ को लागू करवाया। एनसीईआरटी जो था उसने 10 लाख का अमाउंट दिया एनसीएफ को प्रमोट कराने के लिए, कि जिस स्टेट में वो प्रमोट हो रहा है उसी की लैंग्वेज में ये प्रमोट हो। और क्या हुआ, इसमें एससीईआरटी और डाइट को भी इन्वॉल्व किया गया। एससीईआरटी और डाइट को इन्वॉल्व इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता था, सो वहाँ पे उनके साथ ये लागू किया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये क्या होता है एंड ऑल दैट। करिकुलम शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसने कहा कि बच्चे का सर्वांगीकरण विकास हो, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है। इसने एम्फसाइज किया कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग वो होता है जहाँ पे बच्चा करके सीखे, यानी कंड्यूसिव लर्निंग, बच्चा हर चीज करके सीख रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। बच्चा कुछ बना रहा है, आपने बोला कि आज मैं तुम्हें एक डॉल बनवाऊंगी, तो आपने वेस्ट मटेरियल से डॉल बनवाई, तो बच्चा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करेगा, बनाएगा, तो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप लोग इसका हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। Why do we need NCF? हमें जरूरत क्यों पड़ी थी इस राष्ट्रीय रूपरेखा की, क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की गई जिसके तहत हमें जो है एनसीएफ की जरूरत पड़ी। वो क्यों पड़ा, क्योंकि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो अच्छा नहीं था, प्रॉपर बुक्स नहीं थी बच्चों के पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, नोटबुक्स नहीं थी बच्चों पे, टॉयलेट्स नहीं थे, सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी गर्ल्स के लिए, टाइम टेबल्स बहुत हेक्टिक थे, रिजिड थे, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी। भाई कि अगर बच्चा काम करके नहीं लाया, टीचर ने मुर्गी बना दिया, या टीचर ने हाथ बंद करवा के और स्केल मारे, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। स्कूल बड़े दूर दूर थे, जो डेस्क थे बच्चों के वो ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं थे, डिस्कम्फर्ट था, यानी बच्चे बहुत डिस्कम्फर्टेबल रहते थे, और बहुत ज़्यादा हैवी स्कूल बैग्स थे। तो इन कुछ रीजंस के वजह से हमें जो है एनसीएफ की ज़रूरत पड़ी। तो ये हिंदी में है, एक बार देख लो फटाफट।
ये देखिए बहुत ज़्यादा हैवी स्कूल बैग्स हो गए थे, और जो आपका सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स टॉयलेट्स थे गर्ल्स के लिए वो नहीं थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये सब चीज़ों को मना किया गया एनसीएफ के द्वारा कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे स्कूल बैग का एक क्राइटेरिया दे दिया था कि इतनी क्लास का सिर्फ इतना बैग का वजन होना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल मना कर दी थी, और टॉयलेट्स वगैरह खुलवाए गए, मतलब बनवाए गए, प्रॉपर बोला गया कि गर्ल्स के लिए टॉयलेट होंगे ही होंगे। आप दोबारा से समझते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टू शिफ्ट फ्रॉम रोट, यानी रट्टे से हमें शिफ्ट करवाना था, बच्चों को रटवाना कुछ नहीं था, हमें रट्टू तोता नहीं बनाना था बच्चे को, हमें एक ऐसा पर्सन बनाना था जिसमें नॉलेज हो, और नॉलेज को लाइफ आउटसाइड द स्कूल से कनेक्ट करना था। मतलब कि जो बाहर क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज है, कैसे लोग हैं, सब कुछ हमें बच्चे को सिखाना था। एग्जामिनेशन को क्लासरूम लर्निंग के साथ ही इंटीग्रेट करना था, फ्लेक्सिबल बनाना था। कैसे? एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि आपने वही 100 नंबर का पेपर हो रहा है पेन पेपर लेके बैठ गए हो, नहीं। अगर बच्चा आप ओरल भी सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो कि आप बच्चे को असेस कर रहे हो, राइट। So to enrich the curriculum so that it goes beyond the textbook, करिकुलम को ऐसा बनाओ कि जो बच्चों पे फोकस हो और टेक्स्ट बुक ना हो, खाली बच्चे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले, बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट में डेवलप हो, बच्चे की अंदर वैल्यूज, बच्चे के अंदर बिलीव्स डेवलप हो। यशपाल कमेटी ने दिया लर्निंग विदाउट बर्डन, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया, और टीचर का रोल क्या था यहाँ पे? फैसिलिटेटर का रोल था। रटने से सीखने का स्थानांतरित कराना था मेन जो इसका वो था। बाकी ये है ही, ये अच्छे से लर्न कर लो, आपका एनसीएफ में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे जेपी नायक जो थे, इन्होंने एक ट्रायंगल दिया, एजुकेशन से रिलेटेड ट्रायंगल दिया। इन्होंने कहा इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ ध्यान में रखनी है। इक्वालिटी रखनी है हमें बच्चों में, क्वालिटी एजुकेशन देना है, और जितनी नॉलेज तुम बच्चों को दे सकते हो उतनी देनी है। तो ये सब इक्वल होने चाहिए। फिर ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए। लर्निंग एंड नॉलेज क्या था इसमें, एनसीएफ में क्या कहा गया? होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि सर्वांगीकरण एक अप्रोच, हर चीज़ पढ़ाई जाए, बच्चे का पूरा एक डेवलपमेंट कराई जाए। इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाया जाए, भाई इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, ये इसने कहा। इसने कहा कि एक पीरियड का, यानी एक बच्चे का एक अटेंशन स्पैन 35 मिनट होता है, 30 से 35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपको बच्चे को जो स्कूल में जो आपका टाइम पीरियड है, जो टाइम टेबल है, उसमें पीरियड का टाइम 35 मिनट होना चाहिए, ताकि एक क्वालिटेटिव पढ़ाई हो। और इसने ये भी कहा कि मदर टंग, ये क्वेश्चन जरूर आता है मदर टंग के ऊपर, ध्यान रखना। इसने ये कहा कि जो प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा मदर टंग सीख के आ रहा है, ताकि हमें बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप लोगों को मदर टंग में ही पढ़ाना है। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट करा गया। कैसे? कोठारी कमीशन ने दिया था 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 में। क्या था कि पहली लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग होगी, दूसरी लैंग्वेज अगर बच्चे की मदर टंग हिंदी है तो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, चाहे पंजाबी, चाहे जर्मन, चाहे फ्रेंच। ओके, तो ये एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जो किसने कहा? एनसीएफ ने, कि ये इम्प्लीमेंट होगा। इसने मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया। क्यों? इसने कहा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो टीचर के लिए तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को इसमें ज़्यादा फोकस किया गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स थे आपके टोटल, तो ये सब्जेक्ट्स जो है एनसीएफ में फॉलो किए गए कि भाई इन सब्जेक्ट्स पे तो पढ़ाना ही पढ़ा रहा है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंक्लूड किए जाएंगे। वर्क एंड एजुकेशन, और आपका स्टडी ऑफ पीस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, ये सारे जो है सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, पढ़ाना है एनसीएफ में। अब स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग? तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ थी वो एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे का फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए, कि बच्चा ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ता रहे, बच्चे के पास खेलने का भी टाइम हो, बच्चा खेल सके, बच्चा पार्क, मतलब आपका अगर स्कूल में है तो बच्चा प्लेग्राउंड में जा सके, गेम्स के पीरियड लगवाओ, एक्टिविटी पीरियड्स लगवाओ, ये इसका मेन फोकस था। इसने कहा कि बच्चा एनवायरनमेंट में ज़्यादा सीखे,
ट्रेडिशनल नोशंस जो हो वो चेंज हो जाएं कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है क्लास में, वो चीज़ बिल्कुल मना कर दी गई कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को डंडे पे कह रहे हो कि बिल्कुल चुप हो जाओ। और हर चीज़ परफॉर्मेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के 99% मार्क्स आए हैं वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जिसके नहीं आए हैं वो नहीं है। हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में अच्छा होता है। ये कैसे किसका कहना था? एनसीएफ का। इसने कहा कि नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को भी इस चीज़ में रखा जाए और लर्निंग साइट्स जैसे कि टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरीज, इसमें भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराया जाए, बच्चों को लाइब्रेरीज भी ले जाया जाए स्कूल में। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एनसीएफ। आई गेस ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टिल कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगी इसको सॉल्व करने की। चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।